नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। कल जन विश्वास महारैला का आगाज़ हुआ था। दसियों लाख लोगों ने उसमें शिरकत किया था। जन विश्वास महारैला जो है, यह महागठबंधन की तरफ से किया गया था, जिसमें कांग्रेस थे, आरजेडी थी, लेफ्ट के लोग सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय नेता भी शामिल थे। यहाँ जो सवाल उठा, वो सवाल मुख्यतः भाजपा भगाओ, देश बचाओ का स्लोगन मुख्य रूप से था। आखिर भाजपा का क्यों भगाना है? और कैसे भाजपा देश के लिए आज खतरा पैदा कर रहा है? इन सवालों पर और इसके अलावे किस तरह से देश में फासीवाद का विराट रूप सामने आ रहा है, आने वाला है, और 24 के लोकसभा चुनाव के बाद किस तरह की आशंकाएँ उभर रही है, और ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों पर हम जाने-माने पत्रकार मीरा दत्त, जो तलाश पत्रिका के संपादक रही हैं और लगातार निकालती रहती हैं, इनसे हम जानेंगे और इनसे हम बात करेंगे। आइए हम सीधा मीरा जी से बात करते हैं और जानते हैं इन तमाम संदर्भों पर उनके विचार। नमस्कार आपको, और समरभूमि के दर्शकों की तरफ से हम स्वागत करते हैं आपका समरभूमि में। नमस्कार रोहित जी, दर्शकों को नमस्कार। हाँ, मीरा जी, आप कल जो प्रोग्राम हुआ था महागठबंधन की तरफ से, जन विश्वास जी। महारैली या रैला जो बोल सकते हैं उसको आप, तो इसका क्या रूप आप देख पा रहे हैं? इसका क्या भविष्य देख पा रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि बिहार को ही लोग ये मानकर चलते हैं कि यहीं से कोई बदलाव का आगाज़ होता है। इसीलिए देश के विभिन्न दलों के, जो कि विपक्ष में अभी हैं, और इसमें वामपंथ के भी सभी पार्टियां के प्रतिनिधि लोग थे, जो कि यहाँ पर आए थे, और वो इस विश्वास पर आए थे कि यहाँ से पूरे देश को हम ऐसा संदेश भेज सके ताकि ये भाजपा की शासन चली जाए, और पूरे देश में जो अराजकता और अपराध और तरह-तरह का लूट-पाट, मार-काट, पत्रकारों को मारा जाना, लोगों पे हमला, बुलडोज़र चलना, गरीबों के घर पे बुलडोज़र चल रहा है। अब गरीब क्या, अब तो मिडिल क्लास के भी परिवारों के मकान पे बुलडोज़र चल जाता है बिना किसी नोटिस के, बिना ऐसा लगता है कि जैसे देश जनता का नहीं हो, इस तरह की मामले हो गए हैं पूरे देश में। पहले तो सुना जाता था कि आदिवासियों के क्षेत्र में जा कर के उन पर गोलियां चला दी जाती थी। अब तो ये बात आम हो गई है। हम लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया जब उन पे गोलियां चलती हैं, और जब उन पे उनके घर लूटे जाते हैं, तबाह किए जाते हैं, और वहाँ पे सीआरपीएफ मिलिट्री भेजा जाता था, तो बहुत कम लोग उनका समर्थन कर रहे थे। उन्हें तो आतंकवाद का नाम दे दिया गया था। आज वो आम जनता के साथ भी होना शुरू हो गया है। आम जनता में सबसे पहले तो गरीब तबके आ जाते हैं। अब तो निम्न मध्यम वर्ग के लोग का भी घर, यहाँ तक कि अयोध्या में जो मंदिर बनाई गई, उसको बनाने के लिए पुराने मंदिर के फाटक तोड़े गए, गेट तोड़े गए हैं, और पुराने मंदिर को भी एक तरह से ध्वस्त किया गया है कुछ हद तक, और वहाँ पे कई 100 दुकानें तोड़ दी गई, कई लोगों के, कई सैकड़े लोग के, हज़ारों के घर तोड़ दिए गए हैं। तो ये बुलडोज़र भी जो है वो जीने के अधिकार को ही छीन लेता है। ऐसे में पूरा देश, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब इनका भाजपा का कोई रैली निकलता है या धर्म के नाम पे, जैसे राम मंदिर का प्रोसेसन मुंबई में भी निकला था, वो आप इकोनॉमिक टाइम्स के वीडियो पे देख सकते हैं। वहाँ तो ऐसा लगा जैसे कि किसी खास अल्पसंख्यकों के एरिया में जा कर के, उनके क्षेत्रों में जा कर के, बाज़ार में जा कर के उन्होंने, मीरा रोड पे हुआ, नया बाज़ार में हुआ, डंडे मार-मार के उनके शीशे, दरवाजे, दुकानों के तोड़ दिए गए। बस, और साथ में दूसरे दिन ये भी बीएमसी के भी गाड़ियाँ आई और वहाँ पे दुकानों को तोड़-ताड़ करके चली गई। मीरा तो मीरा मीरा जी, एक चीज़ हम टोकेंगे यहाँ पर। कल सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने स्पीच में बताया था कि भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है, वो या झंडे पर जो है गुलाब का फूल रहता है, उसके जगह पर वहाँ बुलडोज़र का चिन्ह होना चाहिए। तो इससे कितना सहमत हैं आप? कमल का फूल रहता है, हाँ, माफ़ कीजिएगा, कमल का फूल रहता है, तो उसको हटा करके वहाँ बुलडोज़र का चिन्ह रहना चाहिए। तो इससे कितना सहमत है दीपांकर भट्टाचार्य जी के?
बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ, इस बात से सहमत हूँ कि बुलडोज़र का ही वहाँ पे वो तो उन्होंने तंज कसा। तो लेकिन काम तो वही वो कर रहे हैं ना कि लोगों को बेघर कर रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से कर रहे हैं। मतलब रोज़ आप कहीं न कहीं का आपको समाचार सुनने को मिल जाएगा, जबकि मेन मीडिया में ये समाचार दिखाया नहीं जाता है। फिर भी आप अगर यूट्यूब देखते हैं या बहुत सारे वेबसाइट देखते हैं, तो उन पे आपको मिल जाएगा कि लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं और बेघर किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो रैट माइनर्स थे अभी उन लोगों ने वहाँ से निकाला था उत्तराखंड के काशी धाम। हाँ, उत्तराखंड के जो सुरंग से जो 41 41 मजदूरों को निकाला गया था। निकाला था, जो उनके जो लीडर थे वकील, वकील हसन का भी घर वो दिल्ली या कहीं पे तोड़ा गया है और बिना नोटिस के तोड़ा गया है और बिना कुछ क्या और ऐसे तो कहने के लिए ये कह देते हैं, उनका प्रशासन कह देता है कि भाई नोटिस दे दिया गया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और उनके फैमिली भी बैठे हुए हैं अभी ये विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं वहाँ उनके पे। साथ तो मारम-पिट्टी भी किया गया था, थाना में भी रखा गया था। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, यहाँ काम करना या देशभक्त लोग के लिए ये देश अब रहने लायक नहीं है। जो भी देश के हित में काम करता है, उन लोग अधिकांशतः उन लोग पर हमला हो रहा है। तो ये 24 कल जो नारा लगाया गया था भाजपा को भगाना है, तो भाजपा को भगाने के लिए ये जो कितना मतलब और क्या मामला बनता है जो भाजपा को भगाया जाए देश से? उन्होंने मंदिर बनाया है, उन्होंने 5 किलो अनाज दिया है, उन्होंने जो है आपको कई सारी चीज़ें किया है जो कि मतलब आसमान में है या लोग बोलते हैं कि किया है, बस दिखता नहीं है, वो अलग इश्यू है। लेकिन भाजपा को भगाना क्यों है? देखिए, भाजपा को भगाने के कई कारण हैं। एक तो पहली बात है कि नियम मानते नहीं हैं। जो देश का कानून है, उससे वो चल नहीं रहे हैं क्योंकि बुलडोज़र चलाना तो देश का कानून नहीं है। उसी तरह से आप जाइए महँगाई देखिए और बेरोज़गारी देखिए और कभी भी आर्मी में बहाली जो होती थी, वो अग्निवीर करके 4 साल के लिए नहीं होता था। अब इनकी ट्रेनिंग भी कम होगी। 6 महीना के लिए ट्रेनिंग में आप चाहिएगा कि चीन के मजबूत सैनिक से लड़े या पाकिस्तान के जो ज़्यादा मजबूत या कई साल से नौकरी कर रहे हैं या ट्रेनिंग पाए हुए हैं, उनसे लड़े तो ये तो लड़ नहीं पाएँगे, क्योंकि इनकी प्रशिक्षण कम है। तो आप देखिए देश की सुरक्षा को भी इन लोगों ने मतलब किस तरीके से इनके साथ भी खिलवाड़ कर दिया है। और बालासोर में भी बालाकोट में भी जो मारे गए सैनिक 41 जो मारे गए थे कश्मीर में बालाकोट में, तो पुलवामा ना? पुलवामा में मारे गए थे। वो आज तक रिपोर्ट नहीं आई। सैनिकों के परिवार का कहना है कि उनको पता तो चले कि क्यों मरे, कैसे मरे, क्या कैसे नहीं कैसे चूक हो गई देश से। देश क्या, देश से ये तो सरकार से चूक हुई है। मतलब इसमें मतलब उनको पता होना चाहिए था कि यहाँ पे हमला होने वाला है और फिर वहाँ के गवर्नर ने जैसा कि बयान दिया, तत्कालीन गवर्नर ने बयान दिया कि हमने हवाई जहाज़ माँगा था सेना को भेजने के लिए, पर हवाई जहाज़ नहीं मिला। उनको रास्ते के द्वारा भेजा गया तो इस तरह की बात सामने आई है। तो बहुत तरह की महँगाई तो है ही है। आज दुनिया के बाज़ार में, विश्व बाज़ार में पेट्रोल का दाम या बैरल के हिसाब से देखिएगा तो पर बैरल पेट्रोल का दाम काफ़ी कम हो गया है। अगर आप 2014 की तुलना में बोलें तो वो बहुत कम हो गया है, आधे के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल का दाम बढ़ कर के 100 से ऊपर चला गया। उसी तरह से डीज़ल का चला गया, उसी तरह से और ये एक ऐसा इनपुट है जो कि उद्योग में भी लगता है, जो कि खाना पकाने में भी लगता है। इससे कई उद्योग चलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से। तो जिससे कि महँगाई एकदम लगातार अब आप देख लीजिए कि महँगाई तो खाने-पीने के चीज़ों में भी बहुत बढ़ गई है। जीएसटी लगा के इन लोगों ने बढ़ा दिया। दूध-दही में कहा जाता था कि भारत जो है तो दूध-दही का देश है। तो यहाँ भी मतलब दूध-दही पे भी इन लोगों ने जीएसटी लगा दिया और बाकी चीज़ों पे जीएसटी तो कभी-कभी बढ़ता रहता है। हमको मालूम भी नहीं होता है कि जैसे आप देते हैं, आप कोई डिपॉज़िट करते हैं, एलआईसी आप कराते हैं, तो एलआईसी कराते हैं तो कि जो करोड़ों-करोड़ लोग जनता करवाती है एलआईसी, उसी पैसे से उद्योगपति का उद्योग चलता है। वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको मिलता है। लेकिन आप देखिए वहाँ पे जीएसटी लगता है और जीएसटी लगता है तो
बहुत अधिक रेट में लगता है, तो हम एक बार तो पैसे भी देते हैं उनके निवेश करने के लिए, जो जनता है देती है बैंक के माध्यम से या एलआईसी के माध्यम से, ऊपर से उनको सेवा कर भी देना पड़ता है, तो दोहरी मार हो जाती है, आप देखिए तो। और जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल है या जो आपको बाद में मिलना है, इससे कुछ खास नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब हर चीज़ में टैक्स है। अब तो आप, मतलब आप स्टेशन पे चले जाइए तो स्टेशन पे टॉयलेट जाने का भी आपको पैसा लगता है। तो और वो भी अच्छा खासा पैसा लगता है, 10 रुपया एक बार में लगता है। तो भाई, तो टिकट जो इतना-इतना पैसे का खरीदा जाता है, जो रेलवे का टिकट इतना महँगा हो गया, तो क्या रेलवे टिकट में ये भी इंक्लूडेड नहीं है कि आप रेलवे के टॉयलेट में जा सकें? तो इस तरह से आप देखिएगा, तो हर चीज़ों पे इतना पैसा और कीमत और दाम बढ़ चुका है कि जनता हाहाकार कर रही है। आप जी, मतलब मीरा जी, अभी एक नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट था कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार आ गई, तो 5 किलो अनाज जो मिल रहा है गरीबों को मुफ़्त, 80 करोड़ गरीबों को, वो मिलना बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई, तो आपको किसानों को जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसा मिलता है 2000, वह मिलना बंद हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य में जो आयुष्मान कार्ड वगैरह या आने के माध्यम से जो मुफ़्त इलाज होता है, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो ये आशंकाएँ कितनी सही है और इसका कौन माँग रहा है इनसे सब चीज़ देश में जो ये दे रहे हैं मुफ़्त में? देखिए, किसी ने माँगा नहीं इनसे कि ये 5 किलो अनाज दे दीजिए। और कहा जाए तो खाद्यान्न का अधिकार कांग्रेस गवर्नमेंट ही लाई थी, इन लोग नहीं लाए थे। ये लोग तो मनरेगा को भी बंद करने वाले थे, बोले कि मनरेगा जो है सो हर बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन नहीं बंद कर पाए। वो स्मारक है कांग्रेस के मौत का, हाँ, ऐसा हाँ, उन्होंने कहा था। हाँ, तो वो भी बंद करने वाले थे, जो बहुत मुश्किल से जनता ने इतने दिनों से संघर्ष किया, तो एक रोज़गार का अधिकार कह सकते हैं थोड़ी हद तक मिला था, वो उसको भी ख़त्म करने पर इस बार तो बजट में माने आधा प्रावधान किया गया है, आधे फंड का और कई लोगों का तो मतलब मनरेगा का भी पैसा बाकी है, जो कि आपको न्यूनतम मज़दूरी से भी उसका दर नीचे है। फिर भी वो भी पैसा, मतलब उन लोगों को बकाया रखा गया है, नहीं मिला है कई जगह पे। तो उनके भी अब यूनियन बन गए हैं, क्योंकि उनको काम करवा लिया जाता, बकाया राशि नहीं मिलता। और आप जो बोल रहे हैं ये आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, तो काग का रिपोर्ट, महालेखाकार का रिपोर्ट है इस साल का, पिछले साल का, कि उसमें 7.5 लाख करोड़ का आयुष्मान भारत में घोटाला हुआ है। और ये घोटाला इतनी खराब घोटाला है कि जो आदमी मर चुका है उसका नाम लिखा हुआ है, उस तरह का नाम लिखा हुआ है। कई जगह में तो रजिस्टर में लोगों का नाम ही नहीं है, पहले पैसा ग्रांट हो गया है, उसके बाद फिर उन लोगों का नाम दिया गया है। और अभी भी मैं सुन रही थी, अभी आज की बात मैं बता रही हूँ, पटना में मतलब वो एक स्मार्ट कार्ड बन रहा है। स्मार्ट कार्ड बनने में जनता का 200 रुपया चला गया प्रति जनता, और वो जब ले करके जाएँगे तो पता चला कि कहीं पे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप हॉस्पिटल भी जाइए तो पहले से ही सरकारी अस्पताल ठसाठस भरा हुआ है, और हर जगह हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है कि आप आयुष्मान भारत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ भी है वो बहुत कम जगहों में है। तो ये एक तरह से तो घोटाले के लिए ही बनाया है। पिछले दिनों ये भी एक समाचार में आया कि योगी जी के यहाँ 538 जोड़ों की शादी हुई, जो कि सरकार करवाती है, जिसमें 51,000 रुपया मिलता है और प्लस कुछ बर्तन वगैरह भी मिलता है। तो पता चला कि लड़के-लड़के की शादी हो रही है, लड़की-लड़की की शादी हो रही है। जो लोग शादी हुए हुए हैं, वैसे जोड़े भी बैठे हुए हैं। घूंघट इतना निकाल दिया गया था कि वो पता ही नहीं चल रहा था कि अंदर में कौन बैठा है। और उन लोगों को बुला करके लाया गया था। एक पत्रकार ने उसका खुलासा किया कि वो 2-2 हज़ार रुपया दे करके उनको बुला करके बैठाया गया, और फॉर्मेट एकदम ठीक रखा गया था। जितने अधिकारी हैं वेलफेयर विभाग के और विधायक हैं, सब फूल बरसा रहे हैं, माला पहना रहे हैं लोगों को, और इधर ये इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब क्यों किया जाता है। जैसे जन-धन योजना का भी वही आधी बात बताई गई कि ₹12 महीने में
1 लाख या 2 लाख कुछ था उसका अमाउंट जनधन योजना का, कितने ज़ोर-शोर से वो आया था, कितने मतलब प्रचार के साथ आया था। लेकिन ये बात नहीं बताया गया कि 6 महीना अगर आपके बैंक में ट्रांज़ैक्शन होगा, तभी जनधन बीमा योजना मिल सकता है। तो इसी तरह का फ्रॉडबाज़ी चलता रह रहा है। तो ये तो अब जनता समझ गई। अब जनधन योजना का कहाँ खत्म हो गई ना बात। ये किसान सम्मान निधि के बारे में वो बोल रहे थे कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो इसको ही बंद कर दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना क्या है और कितना मिलता है किसानों को इससे? ये सालाना 6,000 रुपया मिलता है इसमें। तो सालाना 6,000 में 1 दिन का आप अगर निकालिएगा तो 15-16 रुपया होता है। समझ गए ना? तो 15-16 रुपया में क्या होता है आप समझ सकते हैं। ये पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया ये कहने की बात नहीं है। हम किसी की तरफ से नहीं कह रहे हैं। लेकिन उनका पीछे सरकार पिछली सरकार में भी उनका ऋण माफ़ किया गया था। छोटे ऋण जो है वो माफ़ किए गए थे। काफ़ी किसानों के हज़ारों हज़ार किसान के माफ़ किए गए थे। पर ये है कि मनमोहन सिंह इतने प्रचार में पैसा खर्चा नहीं करते थे। वो तो एक राजनीतिज्ञ की तरह काम करते नहीं थे। पढ़े-लिखे बहुत पढ़े-लिखे विद्वान व्यक्ति थे। तो ये किसी को पता ही नहीं। यहाँ तो है कि झूठ बोलो और 100 बार किसी झूठ को बोलोगे तो वो सच हो जाएगा। तो ऐसा कहने से ये सच नहीं हो जाता है। सच नहीं हो जाता है। लेकिन ये कल जो जन जन आक्रोश, जन विश्वास महारैली किया गया था, तो इस पर ये मामला है कि इसका जो मीडिया जो है, इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया इसका, लाइव भी नहीं दिखाया और पीएमओ की तरफ से इसको बायकॉट करने के लिए भी निर्देश आया था। तो ये क्या है? कितना सच है ये, लगता है आपको? मैंने भी सुना है कि एक पत्रकार ने इस बात का ज़िक्र किया है, अपने वीडियो में ज़िक्र किया और वो बहुत पुराने पत्रकार हैं और काफ़ी नामी पत्रकार हैं जिन्होंने ज़िक्र किया इस बात का। और मेन मीडिया में तो वाक़ई में काफ़ी नहीं दिखाया गया, थोड़ा बहुत दिखा दिया गया। जिस हिसाब से जो मुख्य मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ मीडिया में जैसे लोकल है जो मीडिया, उन लोगों ने पूरे से दिखाए और उन लोगों ने काफ़ी कुछ दिखाया। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने नहीं दिखाया, उनको भी दिखाना पड़ा क्योंकि ये इतनी सशक्त रैली थी यहाँ पे पटना में कि इसमें गांधी मैदान तो भर ही गया था और गांधी मैदान के बाहर से भी लोग खड़े थे और लोग लगातार आ ही रहे थे। और कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था कि अराजकता है या मारपीट कर रहे हैं जैसे भाजपा के रैलियों में होता है या ये होता है। तो ये भी बड़ा आश्चर्य है कि मतलब चूँकि सभी दलों का था, वामपंथ दलों का प्लस मतलब इसमें जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उन लोग सभी शामिल थे। समाजवादी पार्टी, बहुजन के कोई नहीं थे, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के थे और उत्तर प्रदेश से है और यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो अखिलेश हाँ, यादव। हाँ, अखिलेश यादव थे और राहुल गांधी तो थे ही। रैली शुरू होने के पहले कुछ जनता में ये आवाज़ थी कि जब वो दिखाना शुरू किया मीडिया में तो उसमें आवाज़ थी कि पूछा जा रहा था, लोग पूछ रहे थे कि राहुल गांधी आएँगे कि नहीं? तो उनको कहा गया कि हाँ, आएँगे, तब जनता शांत हो गई। तो इस तरह से लोगों की जिज्ञासा बनी हुई थी कि क्या हम लोग के लिए कोई दूसरा रास्ता भी है या क्या दूसरी पार्टियाँ भी कुछ कर सकती है? तो ऐसा आप ये कहना चाह रहे हैं कि इससे जनता राहुल गांधी के आने के बाद इस रैली की उत्सुकता लोगों में था जो बहुत अच्छा हुआ और अच्छा प्रभाव पड़ा राहुल गांधी के आने से। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ, एकजुटता दिखाई दी। ये मुख्य रूप से बात ये इसकी है कि इन लोगों ने भाजपा ने ये हल्ला शुरू कर दिया कि इंडिया अलायंस में एकजुटता नहीं है। लेकिन एकजुटता तो आपको दिखाई दिया क्योंकि वहाँ भी आप देखिए चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ, तो वहाँ पे कांग्रेस और आप मिल कर के चुनाव लड़ी थी। और जिसमें इन लोगों ने धांधली की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में ही वहीं पे गिनती किया और गिनती करके जो खुलासा किया कि ये शर्म की बात है और बहुत ही शर्म की बात है कि एक तरह से लोकतांत्रिक पद्धति का वहाँ पे नकार दिया गया है, ये कोर्ट ने कहा। और नकार के मतलब इस तरह से वोटिंग किया गया, वोट में धांधली की गई थी, जो वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे
उन्होंने मतलब काट दिया था, जो जायज़ वोट भी था उसको भी क्रॉस कर दिया था, जो कि उनका अधिकार नहीं था करने का। और तो इस तरह से वहाँ भी आपका अलायंस था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं है अलायंस। अब हल्ला यही कर रहे हैं, इन लोगों की तो पसीना छूट रहे हैं कि भई इनका इंडिया अलायंस बन गया, तो अब इसलिए इनका डर है। और ये भी देखिए कि इनके पास आदमी नहीं है। भाजपा तो बहुत पुरानी पार्टी ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास आदमी बहुत है। तो ये हायर करते हैं, पैसे दे-दे करके लोगों को हायर करते हैं। आपने जब हायर की बात कहा तो मुझे याद आया कि भाजपा के लोगों से का मैंने पूछा था, कल भी और आज ही पूछा मैंने, और जदयू के नेताओं से भी मैंने बात किया। जी। उनका आरोप था कि जो दसियों लाख लोग आए हैं कल के रैली में, एक्चुअली इसको पैसा पर बुलाया गया था, पैसा देकर लाया गया था। इस आरोप से कितना सहमत लगते हैं आप? नहीं, इन पार्टियों के पास तो पैसा ही नहीं है, तो ये पैसा दे के क्या बुलाएँगे? ये ऐसा नहीं है। मतलब इन आप पार्टियों मतलब आरजेडी, कांग्रेस वगैरह बात कर रहे हैं आप? आरजेडी का खास करके, और जो वामपंथ के जो पार्टियां हैं, उनके पास पैसा कहाँ है? वो किसको देंगे पैसा और कहाँ से देंगे पैसा? आप तो जो फंड जो अभी बनाया है इन लोगों ने, भाजपा की सरकार ने केंद्र में जो नियम बनाया कि चंदा जो देंगे, चुपके से चंदा देंगे, भाई पता ही हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट में वो केस खुल गया, तो आधे से अधिक चंदा तो भाजपा को मिला है। ये उसमें वामपंथ के कितने दल को चंदा मिला है, ये तो आप भी जानते होंगे, नहीं के बराबर मिलता है। तो लेकिन फिर भी चूँकि काम यही लोग करते हैं, तो जनता तो इनके पास आएगी ही। और कम से कम इन लोग के शासन में इस तरह का कोहराम तो नहीं था जो अभी चल रहा है, उतनी महँगाई भी नहीं मतलब थी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कल दसियों लाख की भीड़ आई थी, ये पैसा पर नहीं बुलाई गई थी, पैसा नहीं दिया गया था इन लोगों को। नहीं, पैसा तो कभी भी नहीं देते हैं ये लोग। तो भाजपा के इशारों में दम नहीं है। नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात कहा गया है। तो ये नहीं है कि इनका काडर है, इन लोगों का काडर ज़रूर है, कुछ कम है, काडर नहीं होते हैं उतने, क्योंकि ये जो काडर भी रखना होता है उनको परिवार के खर्चा के लिए तो पैसा कुछ देना ही पड़ता है, हर हर पार्टी का ये नियम है, मतलब उनको देना होता है। लेकिन इन लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि अब ये काडर को भी मतलब रख सके बहुत अच्छे तरीके से। तो कुछ थोड़े बहुत काडर ज़रूर, तो जो देश सेवा की तरह कुछ लोग काम करते हैं, तो वो लोग बिना पैसा के भी काम करते हैं इन पार्टियों के लिए। तो तो ये आप कल जो रैली जो देखे आप, इससे आप क्या उम्मीद करती हैं और क्या देखती हैं इस लोकसभा चुनाव में इसका भविष्य? बिहार का तो मैं कह सकती हूँ कि बिहार में मतलब इसका प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा। और अगर थोड़े पहले करते ये लोग, इसी रैली को और इसी गोलबंदी को अगर थोड़ा और पहले करते, और तो आपको इसका अच्छा इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ता। हाँ, लेकिन अभी बिहार में तो ज़रूर इसका प्रभाव पड़ेगा। और हमें नहीं लगता है कि अ, ग्रामीण अंचल में ये लोग कुछ कर पाएँ। हाँ, शहरी इलाके में थोड़ा बहुत धाँधली वगैरह करके ये लोग निकल जा सकते हैं। ये लोग मतलब भाजपा के लोग, हाँ, भाजपा एनडीए। के, हाँ, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि कितना सीट आएगा और क्या होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे, ये ठीक 3 मार्च को मतलब कल आरजेडी और इंडिया अलायंस के लोगों का रैली था, महारैली था, और इसके ठीक 1 दिन पहले 2 मार्च को औरंगाबाद में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का एक सभा हुआ था। तो क्या लगता है कि ये 3 मार्च की रैली को का प्रभाव खत्म करने के लिए 2 मार्च को जो है इन्होंने प्रोग्राम रखा था, या क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? वो तो कुछ होगा ही इस तरह का उनके दिमाग में, वो तो 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है भाजपा। जब से आई है तब से यही देखते हैं कि उनका काम यही है कि कॉरपोरेट को कैसे मतलब उनका कर्जा छोड़ा जाए। 16 लाख, कल राहुल गांधी भी बोल रहे थे, 16 लाख करोड़ रुपया 10 सालों में बड़े बड़े औद्योगिक घराने के उनका जो कर्जा है माफ कर दिया गया है। सरकार ने माफ की है, केंद्रीय सरकार ने माफ करवाया है। तो उनका सारा ध्यान तो इसी में रहता है कि किस तरह से हम कॉरपोरेट को खुश रखें, और इसीलिए ये फासीवादी सरकार है
उनको ही देख कर के सारा कार्यक्रम सरकार की चलती है। और जो वो लोग कहते हैं उद्योगपति घराने कहते हैं, और ख़ास करके 2 घराने अंबानी, अडानी, तो वो उसी तरह से प्लान करते हैं। आप देख लीजिए कि इन लोगों ने मोदी जी ने कहा था कि मैं देश को न खाता हूँ, न खाऊँगा, न मैं देश बेचूँगा। लेकिन देश ये बेचना नहीं हुआ तो क्या हुआ आप बताइए? पोर्ट सारे चले गए, अडानी को चले गए, एयरपोर्ट चले गए, मीडिया चली गई, कारखाने चले गए, बहुत सारे कारखाने जा चुके हैं। गवर्नमेंट के कारखाने। अब आप इसी से देखिए एयर इंडिया इतना बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन उसको षड्यंत्र करके किसी तरह से कम माने खराब मेरा जी मेरा एक सवाल दूसरा रहेगा। ये मैंने कुछ लोगों से बात किया था, भाजपा के लोगों से, नेताओं से भी और जदयू के नेताओं से भी। इनका कहना था कि आपको जो भीड़ दिख रहा है, ये वोट पे नहीं बदलेगा। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वोट में नहीं बदलेगा। इसके आधार क्या हैं नहीं कहने का? तो ये देखिए मनोवैज्ञानिक रूप से भाजपा वाले चलते हैं, काफ़ी भ्रम फैलाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखिए तो उनके खेमे में भी बहुत खलबली है। खलबली इन द सेंस कि एक-एक आदमी के जो जिनको खड़ा करना है, उनके लिए उनके प्लान बनाने में इतनी दिक्कत हो रही। 400 सीट बोलते हैं, लेकिन क्यों नहीं एक बार 400 सीट का अनाउंसमेंट कर दिया उन लोगों ने? 195 सीट का ही क्यों किया? आप ये बताएँ मुझे। और कई स्टेट का तो अभी सीट डिक्लेयर ही नहीं किया है। अभी पता नहीं है कि कौन लोग कहाँ से बिहार का भी नहीं डिक्लेयर किया उन्होंने। हाँ, बिहार का भी नहीं डिक्लेयर किया है। तो ये ऐसा नहीं है, उनके पास आदमी ही नहीं है। जो आप देखिए कि कभी उसमें कांग्रेस के पुराने लोग जाते हैं, और कभी देखिएगा कि आप जदयू के चले जा रहे हैं, तो कभी मतलब किसी दल के, क्षेत्रीय दल के चले जा रहे हैं। साउथ में ऐसा नहीं है, साउथ में, दक्षिण भारत में थोड़ा कम है इस तरह की एक चीज़ें। चीज़ और बोलना चाहेंगे कि ये कल के सभा में माननीय सांसद मनोज झा जी ने एक नारा स्लोगन मुक्त किया था, दिया था उन्होंने कि नौकरी मतलब तेजस्वी। तो कितना लगता है, ऐसा कितना असर पड़ेगा नौकरी का जब सवाल? देखिए, नौकरी तो इन लोगों ने अभी कुछ ही 17 महीने ही शायद थे लोग यहाँ पे, तो 3 लाख के करीब मतलब शिक्षकों की बहाली हुई, 2,70,000 और प्लस पुलिस की भी हज़ारों की संख्या में बहाली हुई है। एक बात तो ये है, लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहती हूँ, उस और कुछ हो ना हो, लेकिन ये बात सही है कि ये विधायक को खरीद सकते हैं, जैसा कि तेजस्वी ने कहा कि विधायक को खरीद सकते हैं, जनता को नहीं खरीद सकते हैं। और बिहार की जनता तो ऐसे भी सजग है, तो वो राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागरूक रहती है ये। हाँ, तो ये कहा तो ये बात सही कहा। मतलब यहाँ थोड़ा मुश्किल है। यहाँ मतलब हर तरह का साम, दंड, भेद नहीं चलेगा, ये है। मतलब आप ये आश्वस्त हो रही हैं कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को यहाँ नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन के यहाँ पर फायदे में रहेगी। देखिए, किसको नुकसान होगा ये तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन जदयू को तो ज़रूर हो जाएगा। जदयू का नुकसान होगा, ये पहुँचाएगी भाजपा। जिनके साथ ये गए हैं, वो मतलब पहुँचाएगी। इतना तो मुझे पक्का है कि उनका नुकसान होने वाला है। ये बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मीरा जी, आपने अच्छी जानकारी दिया हमारे दर्शकों को और जिस तरह से आपने बताया उसका बहुत-बहुत शुक्रिया आपका फिर से एक बार। ये थी जाने-माने पत्रकार मीरा दत्त, तलाश मैगज़ीन निकालती हैं बिहार से, पटना से और इनका ये असेसमेंट था कि कल की होने वाली जन विश्वास महारैली जो है, अपना एक असर दिखाएगी और भाजपा के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा करेगी। और जन विश्वास रैली में जिस तरह से लेफ्ट सहित कांग्रेस, आरजेडी या अन्य नेताओं की सहभागिता दिखी, एकजुटता दिखी, ये निश्चित तौर पर ये संदेश देता है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है और इस देश में एक नई मिसाल गढ़ेगा। लोकसभा चुनाव इस बात को तस्दीक करेगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, ऐसा मीरा दत्ता का मानना है और भाजपा को काफ़ी नुकसान होने जा रहा है। इससे भी अधिक बिहार की जदयू को, नीतीश कुमार की जदयू को नुकसान होने जा रहा है। ये थी मीरा दत्त और मैं रोहित शर्मा। नमस्कार आपको और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें।